गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्रीवियस टर्न पे हमने आपको कुछ होम असाइनमेंट दिया था, वो आप लोगों ने पूरा कर लिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने एक असाइनमेंट की बात करी थी कि आपके गूगल क्लास में हमने कुछ डाटा राय स्कोर के जो शेयर किए थे उससे आपको मीन की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या आप लोगों ने मीन की वैल्यू निकाल ली है? यस सर। चैट बॉक्स में लिखिए कि यस ये सर। वैल्यू आई। चैट बॉक्स में अपनी अपनी वैल्यूज़ आप लोग लिखिए। सारे लोग अपने मीन की वैल्यू चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ठीक है। जिन लोगों ने किया है आप लोगों के नंबर जो कैलकुलेशन है वापस में मिल रहे हैं। प्रीवियस टाइम पे जो हम लोगों ने चर्चा किया उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। जो मीन के कैलकुलेशन की बात है, जहाँ तक मध्यमान को या केंद्रीय प्रवृत्ति की एक मान जिसको आप मध्यमान कहते हैं, माध्य कहते हैं या औसतांक कहते हैं, औसत कहते हैं, उसको मेज़र करने के या उसको कैलकुलेट करने की दो विधियां हमने आपसे चर्चा करी थी। एक तब जब आपके स्कोर्स ऐसे हों जो अनग्रुप्ड हों, अर्थात उनको किसी भी सीरीज में, किसी भी क्लास इंटरवल में, टेबल में नहीं बनाए गए हैं, नहीं बांटे गए हैं, तब की स्थिति में। और एक स्थिति तब है जब आपके स्कोर जो हैं वो इस तरह से विभाजित हैं कि उनको क्लास इंटरवल में बांटा गया है। तो दोनों ही स्थितियों में जब राय स्कोर दिया हो तो राय स्कोर की तरह कि आप सिंपली जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को आपस में कैलकुलेट कर दीजिए, अर्थात सम कर दीजिए। और सम करने के बाद जितने भी टर्म्स हैं, जितने टर्म्स की संख्याएं हैं, उन संख्याओं से उसको भाग दे दीजिए। जो वैल्यू आपकी आएगी वो मीन कहलाएगा। तो मीन को निकालने का एक जो तरीका हुआ वो ये तरीका है कि हमारे पास यदि राय स्कोर होगा तो सारे राय स्कोर को हम आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद टोटल नंबर से जब उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू जो होगी वो मीन की वैल्यू कहलाएगी। दूसरा जो तरीका है जिस पे आज हमको आपसे चर्चा करनी है वो है जब आंकड़े आपके यदि राय स्कोर में दिए तब तो ठीक है, आप लोग जान गए, आप लोगों ने निकाल भी लिया, आप लोगों की वैल्यूज सही आ भी रही हैं। लेकिन जब आंकड़े आपके इस तरह से हों कि वो आंकड़े ग्रुप्स में हों, क्लास इंटरवल्स के रूप में हों, अर्थात आपके आंकड़े व्यवस्थित हों किसी क्रम में, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम यही बात करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेज़र जो है जिसको कि आप मीन कहते हैं, वो मीन का मेज़रमेंट हम ग्रुप्ड आंकड़े के आधार पे कैसे करेंगे, अर्थात जब आंकड़े हमारे इस तरह से व्यवस्थित हों कि उनको क्लास इंटरवल्स में कैटेगराइज किया गया हो, तो उस परिस्थिति में हमें किस तरह से निकालना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मान मीन, मीडियन, मोड पे हमने आपसे चर्चा किया था, और 3 तरह के हमने आपको फार्मूले भी बताए थे कि कौन-कौन से फार्मूले वो हो सकते हैं। तो उस फार्मूले के ऊपर अगर हम बात करें तो रियल मीन मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड से हम ग्रुप्ड ऑर्गेनाइज्ड स्कोर से डाटा के आधार पे हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 विधियाँ हैं, ठीक है? ये भी हमको समझना चाहिए कि लॉन्ग मेथड क्या है और शॉर्ट मेथड क्या है। जैसी सिचुएशन हो, जिस तरह से क्वेश्चन उस हिसाब से हमको करना चाहिए। ग्रुप डाटा से मीन निकालने के 2 तरीके हैं, एक को हम लॉन्ग मेथड कहते हैं, दूसरे को शॉर्ट मेथड कहते हैं। जो लॉन्ग मेथड है उसका दूसरा नाम रियल मीन मेथड
या वास्तविक मध्यमान विधि है। और जो शॉर्ट मेथड है उसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड या काल्पनिक माध्य विधि कहते हैं, या काल्पनिक मध्यमान विधि कहते हैं। इनके फार्मूले आप अच्छे से जानते हैं। अनग्रुप्ड स्कोर से कैसे निकालेंगे, ग्रुप्ड से कैसे निकालेंगे। अनग्रुप्ड का फार्मूला आपको पता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। और जो ग्रुप डाटा है लॉन्ग मेथड है जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। और जो ग्रुप डाटा है जिसमें शॉर्ट मेथड से हैं फिर आगे डिस्कस किया जाएगा, जिसमें एम इज इक्वल टू ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई है, जहां पर ए एम जो है जूम मीन है, एफ जो है फ्रिक्वेंसी है, एक्स डैश जो है वो डेविएशन फ्रॉम मीन है, और एन जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी है, और आई जो है वो क्लास इंटरवल की साइज है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रुप डाटा से आप लोगों ने निकाल लिया है, ये आपने कर चुका है। जो ग्रुप्ड डाटा है, व्यवस्थित आंकड़े जो हैं उससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अर्थात दीर्घ विधि जो है, वास्तविक मध्यमान विधि है, उससे हम मध्यमान की गणना कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल में जनरली जब क्वेश्चन पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर में आपको केवल किसी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में यदि ग्रुप आंकड़ा दिया होगा तो जनरली आपको केवल क्लास इंटरवल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। यही दो चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में रिपोर्टेड होते हैं, बाकी सारे आगे कॉलम को आपको खुद से करना रहता है। तो जब आप रियल मीन मेथड से या ग्रुप मेथड के आधार पे जो लॉन्ग मेथड है उससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे मीन को, तो कैसे करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, जो sir. हमने हो कहा रही है. आपसे कि ये क्लास इंटरवल का जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम आपका Yes, क्लास sir. इंटरवल का है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का है। क्या बता रहे? इतने ही वैल्यू आपको दिया होगा, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे और फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। और आपने अभी तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कई तरीके से बनाया है। जब आप ओजाइब बना रहे थे, बार डायग्राम बना रहे थे, तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना अच्छे से सीख लिया है। जब हमको लॉन्ग मेथड से मीन को कैलकुलेट करना होगा या वास्तविक मध्यमान विधि से जब हमको मध्यमान की गणना करनी होगी, तो हम दो कॉलम और बनाएंगे। एक कॉलम हमारा होगा मिड पॉइंट का, जिसको आप मध्य बिंदु कहते हैं, और एक कॉलम होगा हमारा f इंटू एक्स का। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। यदि आप इस फॉर्मूले को देखिए तो इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग मेथड के लिए कि हमको x बार कैलकुलेट करना है, और x बार के लिए f इंटू एक्स का समेशन हमको निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमको भाग देना है। तो हमारे टर्म्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? एक तो टर्म रिक्वायर्ड है हमको, फ्रीक्वेंसी हमको पता है। हमको जो टर्म रिक्वायर्ड है वो x की वैल्यू निकालनी है, और x है क्या? मिड इंटरवल वैल्यू ऑफ ईच क्लास। x क्या है? x इज द मिड पॉइंट और मीड इंटरवल वैल्यू ऑफ ईच क्लास। तो ये हमको निकालना होगा, इसलिए हम एक जो कॉलम बनाएंगे वो मिड पॉइंट का या मिड इंटरवल पॉइंट का हम इसमें कॉलम बनाएंगे, जो कि ये बना हुआ है। तो एक कॉलम तो आपने बना लिया मिड पॉइंट का, और दूसरा अगर टर्म आप याद कीजिए फार्मूले में, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स है। अर्थात ये जो एफ है और ये जो एक्स है, इस एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन प्रत्येक क्लास इंटरवल का, और उसका टोटल यहां पर समेशन, ये पूरा टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, ये चीजें आपको दी हुई हैं, और हमने फिर वही बात कहेंगे हम आपसे कि क्लास इंटरवल को ध्यान से देखिए। क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल की जो साइज है वो किधर की तरफ बढ़ रही है ना? तो इस वाली कंडीशन में भी वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 एंड 40 to 44, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज भी आपको यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, अब आपको f इंटू एक्स का समेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको
x मतलब मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए जो भी आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है, हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने का क्यों? क्योंकि आपको मिड पॉइंट निकालना है। यदि आप कहें कि 10 और 12 के बीच की बिंदु कौन सा है, तो सीधी सी बात है 10 और 12 को आप जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 10 और 12 22 बटे 2 बराबर 11। यही काम यहां पर मध्य बिंदु को निकालने के लिए किया गया है। यहां पे आपने क्या किया, 5 और 9 दोनों जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। 9 और 5 14 बटे 2 बराबर 7। उसी तरह से 10 और 14 24 बटे 2 बराबर 12। उसी तरह से 19 और 15 बटे 2 बराबर 17। तो हर एक क्लास इंटरवल का, जितने भी क्लास इंटरवल आपको दिए हैं, प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को निकालने के लिए उस वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट और उस वर्ग अंतराल का अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मिड पॉइंट कहलाएगी या मध्य बिंदु कहलाएगा, या उस क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु वही होगा। तो इस तरह से आप प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में आप ओरिएंटली उसके मिड पॉइंट को रिपोर्ट कर लेंगे। तो ये आपका मिड पॉइंट निकल आया हर एक क्लास इंटरवल का। इसका 7, इसका 12, इसका 17, इसका 22, 27, 32, 37 और 42। 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 एंड 42। ये आपने मध्य बिंदु निकाल लिया, अर्थात x की वैल्यू आपको पता चल गई और f की वैल्यू दिया हुआ है। x आपने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? हर एक क्लास इंटरवल के मध्य बिंदु को आपने लिख लिया यहां पर, और f की वैल्यू आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इस क्लास इंटरवल की इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास इंटरवल की इतनी फ्रीक्वेंसी है। अब सिंपली प्रत्येक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को उस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके f इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए हर एक क्लास इंटरवल के लिए। जैसे यहां पे क्या किया आपने, 5 से 9 वाले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 दी हुई थी, तो 1 और मिड पॉइंट आपने इसका निकाला है। कैसे? 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7। फिर इसका मध्य बिंदु आपने निकाला 12। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51। 22 into 5 is equal to 110. 27 into 5 is equal to 135. 32 into 4 is equal to 128. And 37 into 3 is equal to 111. And 42 into 2 is equal to 84. It means कि आपने मध्य बिंदु से फ्रीक्वेंसी को गुणा करके जो प्रोडक्ट आया उसको आपने f इंटू एक्स वाले कॉलम में प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए निकाल करके यहां पर रख लिया। तो आपका हर क्लास इंटरवल का fx पता चल गया, और आपको पता है कि फॉर्मूले में समेशन है, अर्थात सभी f इंटू एक्स को आपको यहां पर मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ लेना है ना। f इंटू एक्स सभी का आपने निकाल लिया यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके। ये मिड पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको गुणा करके ये आपने निकाल लिया, सबका आपने निकाल लिया। और इन सारे वैल्यूज को 84 प्लस 111 प्लस 128 प्लस 135 प्लस 110 प्लस 51 प्लस 24 प्लस 7, इन सब को जब आप जोड़ लेंगे तो जो आपका टर्म रिक्वायर्ड है समेशन f इंटू एक्स, वो आपका पता चल जाएगा। और इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर ये पूरा जोड़ेंगे आप तो वो 650 आएगा। मतलब क्या हो गया? और यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी को जोड़ ली, 2 1 3 3 6 6 5 11 11 5 16 16 4 20 3 23 और 2 25, अर्थात n का मान जो है टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है। अब हमको दोनों चीजें पता चल गई। अब हम x बार इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? x बार इज इक्वल टू, फार्मूले को अगर आप देखिए तो x बार इज इक्वल टू या मीन इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स
डिवाइडेड बाई n, ये हमारा फार्मूला है। और आपने समेशन fx की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली? जो f इंटू एक्स वाला कॉलम आपने बनाया था उन सारे वैल्यूज को आपने जोड़ दिया, तो समेशन f इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता चल गया, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 650 है, 650 है। और n की वैल्यू अभी आपने जोड़ा है, n की वैल्यू कितनी है? 25। अब सीधे मान f समेशन fx का मान आपको पता चल गया 650, यहां रख दीजिए। n का मान आपको पता चल गया 25, यहां रख दीजिए। कैलकुलेट करिए कितना आया, मान बताइए कितना आया। यदि आप इसको आगे फिर कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटू एन करेंगे, अर्थात 650 भागे 25 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 26 आएगी, 26। 26. तो ये जो 26, हाँ गुड, ये जो 26 आपकी वैल्यू आई, ये आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके मान निकाल लिया। ये 26 जो वैल्यू आई वही आपकी मीन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका मीन कहलाएगा, लेकिन किस विधि से? लॉन्ग मेथड से। आपने इसको लॉन्ग मेथड कहा गया है, क्योंकि आपने यहां पर विस्तार से जो वास्तव में मीन कितना है वो आपने निकाला, इसलिए इसको रियल मीन मेथड भी कहते हैं। आपने कोई चीज कल्पना नहीं की, आपने यहां पर रियली मीन कितना होना चाहिए, रियल में मीन निकाला है, वास्तविक मध्यमान आपने निकाला है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को, कोई सा भी टेबल आपको दिया हुआ हो, अभी आपकी क्लास में हम शेयर करेंगे एक शीट, उस शीट से आप अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, आपको हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी होगी। हो सकता है पूरे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का समेशन न दिया हो, अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसी न दी हो, तो आपके पास आसान है। हर क्लास इंटरवल का आपने एक कॉलम बनाया, उस कॉलम में आपने क्लास इंटरवल लिखे, उसके आगे एक और कॉलम बनाया, उस कॉलम में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, और फिर दो कॉलम और आपको बनाने हैं, एक कॉलम मिड पॉइंट के, और इजी है, जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इट गिव्स मिड पॉइंट। और लास्ट में आपने एक कॉलम और बनाना है, जिसको कि आप f इंटू एक्स का टर्म निकालने के लिए बनाएंगे, और वहां पर f इंटू एक्स करके हर एक क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आप f इंटू एक्स का प्रोडक्ट लिख लेंगे सबको, और लास्ट में टोटल वाली कॉलम में लास्ट में आप सभी का टोटल करके समेशन f इंटू एक्स निकाल देंगे। n की वैल्यू आपने निकाल ली है टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ के, और फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई n। वो जो वैल्यू आएगी वो किसी भी, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका मीन कहलाएगा। तो ये तो विधि है आपकी, जिसको कि आप रियल मीन मेथड या लॉन्ग मेथड कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई बात, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। इतने में अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निकालेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में यही होगा कि भूल जाते हैं और आप लोग स्टेप्स गलती करते हैं। तो आपको इजी वे में है, अभी सामान्य से चल रहे हैं हम लोग, इसको सिंपली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये एक विधि आपकी हो गई रियल मीन मेथड की। अब हम बात करते हैं कि यदि हमको ग्रुप स्कोर दिया हो, हमारे पास आंकड़े जो हैं वो व्यवस्थित हैं, और उन व्यवस्थित आंकड़ों से हमको शॉर्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना है। यदि एग्जामिनेशन में शॉर्ट मेथड लिखा है तो ठीक, लॉन्ग मेथड लिखा है तो ठीक, उसी से करिए। यदि नहीं लिखा तो जो आपको अच्छा लगता है उससे कर दीजिए, है ना। कैलकुलेशन आप किसी से भी कर सकते हैं यदि प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसको आप काल्पनिक माध्य विधि भी कहते हैं। यहां पर जो जो अनुसंधान करता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो कुछ संख्या मान लेता है ना। वो मान लेता है कि हमारा मीन इतना होगा देख करके, और कुछ भी मान सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि उसी वाले क्लास इंटरवल को हम पुनः यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि वही क्लास इंटरवल जो 5 से 9 शुरू हो रहा था और 40 से 44 में जो खत्म हो रहा था, इनिशिएटेड फ्रॉम 5 to 9 एंड विद द
नंबर 40 टू 44। सेम प्रॉब्लम हमने यहां पर रखा है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि जब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है तो आप चाहें तो किसी भी क्लास इंटरवल के सामने शून्य लिख सकते हैं, है ना। आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन किससे निकालना है? सपोज कीजिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने माना है कि हमारा जो मीन होगा वो यहां होगा, है ना। हम मान लिए। आप चाहे तो यहां मान लीजिए, आपका मन हो तो यहां मान लीजिए, आपका मन हो तो यहां मान लीजिए, आप कहीं भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं भी कुछ भी आप जिस क्लास इंटरवल में समझ रहे हैं, जैसे आपको लग रहा हो कि हमारा क्लास इंटरवल जो है यहां पर हमारा मीन होना चाहिए, तो उस स्थिति में आप और करके देखिएगा। अभी आपको जो प्रॉब्लम देंगे उस प्रॉब्लम से आप करके देखिएगा कि क्या क्लास इंटरवल, अगर हम दूसरे क्लास इंटरवल में काल्पनिक माध्य को मान करके यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या वैल्यू उतनी ही आती है? ये आपके अपने एक्सप्लोर करने के लिए हम छोड़ेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने मान लिया यहां पर, ठीक है, जो 20 से 24 वाला क्लास इंटरवल था, इस 20 से 24 वाले क्लास इंटरवल हमने मान लिया कि हमारा मीन यहीं पे होगा। हमारा मीन, हमारा जो मध्यमान होगा, जो माध्य होगा, वो इसी वाले क्लास इंटरवल में होगा। हमने इसको मान लिया, ठीक है। मानने के बाद हमने क्या किया कि उसी क्लास इंटरवल से, उसी क्लास इंटरवल का जो डेविएशन होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? यदि हम कहें कि इसी क्लास इंटरवल में से इसी क्लास इंटरवल को घटाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक में से एक घटाएंगे तो शून्य आएगा, दो में से दो घटाएंगे तो शून्य आएगा। कहने का मतलब कि इस क्लास इंटरवल में से इसी क्लास इंटरवल को यदि हम घटाएं जिसमें हमारा मध्यमान हम मान रहे हैं, तो इस क्लास इंटरवल के लिए जो डेविएशन होगा, जो डेविएशन होगा अर्थात जो विचलन होगा, वो विचलन शून्य होगा। अर्थात इस क्लास इंटरवल से इसी क्लास इंटरवल का डेविएशन शून्य होगा। इसलिए आपने आंख बंद करके शून्य लिख दिया। आप यदि इसको मानते हैं शून्य कि हमारा क्लास इंटरवल यहां आएगा, तो आप आंख बंद कीजिए, यहां पे शून्य लिख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस वाले क्लास इंटरवल से इसी क्लास इंटरवल का जो डेविएशन है वो शून्य होगा। लेकिन अब इस कंडीशन पे आते हैं, अब करके देखिएगा। हम इस कंडीशन में आते हैं कि हम 20 टू 24 वाले क्लास इंटरवल में हमने माना है कि हमारा मध्यमान, माध्य या मीन इसी वाले क्लास इंटरवल में होगा। अब इससे यदि एक क्लास इंटरवल ऊपर चले तो आप एक पायदान ऊपर चले गए तो ऊपर आपने +1 लिख दिया। इससे दो क्लास इंटरवल ऊपर चले गए तो आप दो पायदान ऊपर चले गए तो आपने +2 लिख दिया। और इससे तीन पायदान ऊपर चले गए तो तीन क्लास इंटरवल 1 2 3, तो यहां पर +3 लिख दिया। और सिमिलरली जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है जिसमें हमने एज्यूम कर रखा है, जिसमें हमने कल्पना कर रखा है कि हमारा यहां पर मीन होगा, वहां से ये वाला क्लास इंटरवल 4 पायदान ऊपर है, 4 विचलन ऊपर है। इसलिए आपने यहां पर इसको +4 लिख दिया। ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे चलते हैं। इस क्लास इंटरवल से इसी क्लास इंटरवल का जो डेविएशन है वो शून्य है, ये तो आप पता है। लेकिन इस क्लास इंटरवल से ये वाला क्लास इंटरवल एक क्लास इंटरवल नीचे है ना। 20 से 24 से एक क्लास इंटरवल नीचे 15 से 19 है, इसलिए आपने -1 लिख दिया। एक क्लास इंटरवल नीचे, नीचे वाले को आपने माइनस से शो किया है, ऊपर वाले को आपने प्लस से शो किया है। उसी तरह से 20 से 24 वाले क्लास इंटरवल से 10 से 14 वाला क्लास इंटरवल दो पायदान नीचे है, अर्थात दो विचलन नीचे है, दो डेविएशन है, इसलिए आपने -2 लिख दिया। फिर उसी तरह से 20 से 24 के बीच में 5 से 9 वाला क्लास इंटरवल तीन क्लास इंटरवल नीचे है, इसलिए आपने इसको -3 लिख दिया। ये तो बात हो गई समझने की। अब करेंगे क्या, है ना। एक सिंपल सा फार्मूला है कि यदि आपको जो प्राप्तांक हैं वो प्राप्तांक आपको क्लास इंटरवल्स में दिए हुए हैं, वर्गंतराल में आपको प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो आप सर सिंपली, डेविएशन हेलो, सर हाँ बोलिए। हेलो, सर डेविएशन
डेविएशन निकालते हैं तो सर माइनस करते हैं ना सर डेविएशन में, तो माइनस, देखिए हमने क्या कहा कि जब आप मतलब ऐसा पढ़ा था पहले सर, डी निकालते हैं जब माइनस करते हैं जिसका ये डेविएशन मतलब कितना डेविएट किया है, और डेविएट करने का मतलब वो ऊपर को भी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। भाई जैसे इस वाले क्लास इंटरवल से ये वाला क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल पॉजिटिव साइन में वो डेविएट किया है, इसलिए आपने उसको पॉजिटिव लिखा है। और एक ही क्लास इंटरवल ये भी डेविएट किया है, लेकिन इससे नीचे की तरफ डेविएट किया है, इसलिए इसका जो डेविएशन, इसका जो विचलन है वह माइनस की साइड में है। तो आपको सिंपल, यदि इतने पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, कैलकुलेशन के पचड़े में केवल पढ़ना चाहते हैं, तो आप जिस क्लास इंटरवल में अपना मध्यमान मान रहे हैं, जिस मतलब भी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी से इसका संबंध नहीं है। नहीं फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है इसका। ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन, मध्यमान से विचलन निकाल रहे हैं। और मध्यमान से विचलन निकालने का मतलब क्या, आपने मान लिया कि हमारा जो मध्यमान है वो 30 से 34 वाले में है, या आपने मान लिया कि हमारा जो मध्यमान है वो 25 से 29 वाले में है, या आपने मान लिया कि हमारा जो मध्यमान है वो 20 से 24 वाले में है। तो इस माने वाले मध्यमान से आप डेविएशन निकाल रहे हैं, जो आपने माना है, जो आपने कल्पना की है, जो आपने एज्यूम किया है, उस एज्यूम्ड मीन वाले क्लास इंटरवल से आपको डेविएशन निकालना है। फ्रीक्वेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है अभी तक। डेविएशन फ्रॉम मीन, मध्यमान से विचलन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। आपको जब डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, मध्यमान से यदि आपको डेविएशन निकालना है, विचलन निकालना है, तो उस स्थिति में केवल आपके द्वारा माना गया काल्पनिक माध्य, उस माने गए काल्पनिक माध्य के वर्गांतराल और उसके ऊपर या नीचे के वर्गांतराल की श्रेणियों से है। ठीक है महेश? तो जब आप ऐसी कंडीशन बनाएंगे जहां पर आपने काल्पनिक माध्य को मान लिया, वो किसी भी, आप करके देखिएगा, किसी भी क्लास इंटरवल में आप मान लीजिएगा, जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो उसमें आप मान लीजिएगा। और मानने के बाद अगर आप ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऐसा करिए कि जिसमें आपने काल्पनिक माध्य माना है उसका डेविएशन 0 रख दीजिए, सिंपली आंख बंद कर करके उस वाले क्लास इंटरवल में डेविएशन के सामने 0 लिख दीजिए, और उससे ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए तो 1 2 3 4 लिखते चले जाइए, उससे नीचे की तरफ बढ़ते जाइए तो -1 -2 -3 लिखते जाइए। लेकिन कब, जब आपकी क्लास इंटरवल का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में दिया हुआ हो। यदि यह उलटाएगा, यदि 5 से 9 यहां होगा, 40 से 44 यहां होगा, तो उस स्थिति में इस क्लास इंटरवल से ऊपर बढ़ते समय -1 -2 -3 होगा, और नीचे बढ़ते समय +1 +2 +3 +4 होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है। ठीक है, फिर आगे चलें। अब आपने क्या किया कि आपने इस दिए गए वितरण से सिंपली आपने क्या किया कि आपने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। तो आप किसी भी क्लास इंटरवल में जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो उस क्लास इंटरवल में आप मध्यमान को मान लीजिए, और मध्यमान को मानने के बाद जिधर की तरफ क्लास इंटरवल की साइज बढ़ती हुई दिख रही हो, जिधर की तरफ क्लास इंटरवल की संख्याएं बढ़ती हुई दिख रही हो, उधर की तरफ तो +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन करते चले जाइए, और जिधर की तरफ क्लास इंटरवल की संख्याएं घटती हुई दिखाई दे रही हो उधर की तरफ -1 -2 -3 करते हुए चले जाइए। इस तरह से आपका डेविएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया कि कल्पित माध्य वाले वर्ग अंतराल से
आपने डेविएशन प्रत्येक क्लास इंटरवल का निकाल लिया। जो कल्पित माध्य था उस कल्पित माध्य वाले वर्ग अंतराल से आपने प्रत्येक वर्ग अंतराल की आपने निकाल ली। हेलो, यस सर। बात सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी का प्रश्न हो तो बताइए। यदि कि किसी की कोई क्वेरी हो, कोई बात नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से पूछिए। अरे बात समझ में आ गई, कुछ रिस्पॉन्स तो करिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया, यहां तक आपने क्या कर लिया कि आपने डेविएशन निकाल लिया। अब इस डेविएशन का, अब फार्मूले पे देखिए, यदि आपको ध्यान हो फार्मूला, तो आपको सिंपली क्या करना है, समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई प्लस एजूम्ड मीन, ये फार्मूला आपको निकालना है। अब आपने एजूम्ड मीन यहां पर मान लिया कि 20 से 24 वाले में है और इसका मीन आप निकाल लीजिए। भाई मध्यमान इसका आपने क्या कहा कि 20 से 24 वाले में है ना, तो आपका एजूम्ड मीन क्या हो जाएगा, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। वो जो वैल्यू आएगी वो आपका मीन हो जाएगा। भाई मीन आपका इसमें है ना, आपने ये कहा कि हमारा कल्पित माध्य यहां पर होगा, तो इस कल्पित माध्य के लिए आपने 20 से 24 वाले क्लास इंटरवल को आपने चुना है। आवाज आ रही है? अब आपको सिंपली क्या करना है, यस सर, आ रही है। यस सर। कि जो आपने, हाँ, जो आपने डेविएशन निकाला है, अब आपको ये वाला टर्म निकालना है। क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स डैश। और एक्स डैश क्या है, जो आपने यही कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट आपने निकाला इसको आप एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू जो आपने प्लस में माइनस में जो आपने निकाल रखा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला टर्म निकालना है, एफ इंटू एक्स डैश। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता है सारे क्लास इंटरवल की, ये क्वेश्चन में ही दिया होगा आपको, और डेविएशन फ्रॉम मीन भी आपको पता है, अभी आपने निकाल लिया है ना, कितना डेविएट किया है, जिसमें जो एज्यूम्ड मीन आपने माना था उससे प्रत्येक क्लास इंटरवल कितना डेविएट किया है ये आपने निकाल लिया है। अब सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 into 0 is equal to 0, and 5 into minus 1 is equal to minus 3, and 2 into minus 2 is equal to minus 4, and 1 into minus 3 is equal to minus 3। अब आपने प्रत्येक क्लास इंटरवल का, हर एक वर्ग अंतराल का f इंटू एक्स डैश वाला टर्म भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको समेशन एफ एक्स डैश निकालना है, और एफ एक्स डैश निकालने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लीजिए, निगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ लीजिए, और जैसे भी आपकी वैल्यू आती है वैसे आप इसको बीजगणितीय योग कर लीजिए, है ना। इसका आपको बीजगणितीय योग करना है, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ, तो आपने जोड़ लिया इसको, 8 दुना के 16, 4 20 21 और 9 30। ठीक है, यहां तक पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लेंगे तो 30 हो गया, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 -10 प्लस 30 प्लस -10 इज इक्वल टू +20। तो जो समेशन एफ एक्स डैश का मान आया वो मान आया +20। प्लस क्यों, अब प्लस को हम लिखते नहीं इसलिए यहां पे लिखा नहीं गया है। सिंपली आपको मीन से डेविएशन निकालने के बाद उस मीन से डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू आएगी वो एफ एक्स डैश कहलाएगा।
और इसका समेशन जो आप निकालेंगे वो समेशन एफ एक्स डैश निकालेंगे, जिसको कि आपको बीजगणितीय योग करना है। अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लेना है, निगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ लेना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जो निगेटिव वैल्यू आएगी उनका आपस में बीजगणितीय योग करके आपको समेशन एफ एक्स डैश का मान निकाल लेना है। तो इस तरह से आपका समेशन एफ एक्स डैश की मान निकल आएगा। अब आपको सिंपली जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस विद इन ब्रैकेट समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई। ये चीज आपको निकाल लेनी है। एज्यूम्ड मीन आपको पता है, कैसे पता है? आपने अभी अभी माना है, आपने इसमें माना है कि 20 से 24 वाले वर्ग अंतराल का मध्यमान 22 होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि नहीं हम इसमें नहीं मान रहे, आपका मन कर रहा है कि नहीं हम इसमें मानेंगे, तो जब आप इसमें मानेंगे तो यहां पर 40 और 44 का जो मध्यमान आएगा वो 42 आएगा, तो वहां पर एज्यूम्ड मीन 42 रखा जाएगा। इसका जब आप एज्यूम्ड मीन निकालेंगे तो 35 प्लस 39 इज इक्वल टू 37। तो यहां अगर आप इसमें एज्यूम्ड मीन मानेंगे तो यहां पर एज्यूम्ड मीन 37। कहने का मतलब कि जिस भी क्लास इंटरवल में आप एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मीन वहां पर होगा, उस क्लास इंटरवल के लिए आप मीन निकाल लीजिए। दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही उस वाले क्लास इंटरवल का मीन कहलाएगा। तो यहां पर हमने 20 से 24 वाले में माना है, इसलिए इसका एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य 22 होगा। अब इसको आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एम का मान 22, अभी हमने आपको बताया कि 20 से 24 वाले में हमने मध्यमान माना था, इसलिए 20 से 24 वाले में का जो एज्यूम्ड मीन होगा वो 22 होगा। और समेशन एफ एक्स डैश का मान आपने निकाल लिया है, प्लस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और n का मान आपने यहां पर निकाल ही लिया है ना। इसमें देखिए, तो n का मान आपने इन सबको जोड़ दिया, 2 1 3 3 6 5 11 5 16 4 20 3 23 और 2 25, तो n का मान 25। और i का मान निकालना है। i क्या है? i इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहां पर 5 से 9 में कितनी क्लास इंटरवल है? 5 5 का डिफरेंस है ना। क्लास इंटरवल की जो साइज है वो 5 है, तो 5 यहां पर आई का मान जो होगा या क्लास इंटरवल की जो साइज होगी वो 5 रखी जाएगी। ठीक है, यही मान आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 22 प्लस समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 25, और i का मान आपने 5 निकाल लिया है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आपका 20/25 गुणे 5 वाला जो टर्म होगा वो 4 आएगा, और 22 धन 4 बराबर 26। इसलिए आपका इस विधि से भी मान जो होगा मध्यमान का वह 26 आएगा, 26 आएगा। तो चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से कीजिए या आप रियल मीन मेथड से कीजिए, चाहे आप शॉर्ट मेथड से कीजिए, चाहे आप लॉन्ग मेथड से कीजिए, आपका जो मीन का वैल्यू है एक ही आना चाहिए। तो इस तरह से आप दोनों ही विधियों से जो मध्यमान है या माध्य है या मीन है, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब इतने से अगर आपको कोई बात अगर पूछनी हो तो बताइए, फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले। बताइए। एनी क्वेश्चन? सर एज्यूम्ड मीन 22 कैसे किया? हाँ, क्या कह रही जया? हेलो सर एज्यूम्ड मीन 22 कैसे लिया आपने, वो समझना। सर एज्यूम्ड मीन 22 कैसे रहा? वो समझना है। अच्छा, ठीक है, फिर से बताते हैं। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको कल्पना करनी है कि हमारा माध्य कहां पे होगा, और हमने कहा कि आप कहीं पे भी कल्पना कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास इंटरवल में अपने
माध्य की या मध्यमान की कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मध्यमान यहाँ होगा, वो हमारा मन है, आपका मन, जहां आपकी इच्छा हो। अब आपका कहना है कि 22 कैसे आया। अब चूंकि हमारा मन था, हमारी अपनी इच्छा थी कि हम अपने मध्यमान को इस वाले क्लास इंटरवल में रखें, ठीक है, हमारा क्लास इंटरवल जो होगा वो इस वाले क्लास इंटरवल में रखें। तो ये वाला क्लास इंटरवल 20 से शुरू हो रहा है और 24 से खत्म हो रहा है। तो जो लोअर लिमिट है वो 20 है और जो अपर लिमिट है वो 24 है, 24 है। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारा माध्य होगा। भाई हम माध्य की बात कर रहे हैं ना, हम तो मध्यमान की बात कर रहे हैं। तो मध्यमान की अगर बात कही जाएगी तो हमारा, अगर हम कह रहे हैं कि इस क्लास इंटरवल में होगा, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा भाई? माध्य मतलब क्या? सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाई टोटल संख्या। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं, 20 और 24। तो दोनों को जोड़ दिया, 44 हो गया। और डिवाइडेड बाई n, n मतलब कितना? 2। तो कितनी संख्या है? 20 एक संख्या और 24 दूसरी संख्या। तो 2 से भाग दे दिया, तो 44/2 बराबर 22। 22 आ गया। अब यदि आप कहें कि नहीं, हमारा मन है इसमें रखने का, हम ये मान रहे हैं कि हमारा मध्यमान यहां पे होगा, तो यहां भी निकाल लीजिए। ये 15 और 19 दो संख्याएं हैं, तो 15 धन 19/2 बराबर 17। आप कहें कि नहीं, हम यहां मानते हैं, हमारा यहां मानना है, हम कह रहे हैं कि यहां पे मध्यमान होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां मान लीजिए। आपने कहा पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 14, तो 10 धन 14 बराबर सर 24 लेकिन बटे जो 2। स्टार्टिंग में सर हाँ बोलिए। सर लेकिन जो स्टार्ट की पेज आवाज कट रही है आपकी। हेलो। जो एज्यूम किया था, एज्यूम मीन लेंगे उसको भी। हेलो हाँ हाँ बोलिए, आवाज आपकी कट कट के आ रही है, नेटवर्क में आके बात कीजिए, बोलिए। तो जो स्टार्टिंग में एज्यूम मीन लिया था, वहीं पे ना चेंज तो नहीं कर सकते दूसरी बार। नहीं, यहां पे हमने कहा कि एज्यूम्ड मीन इस वाले क्लास इंटरवल में है, 20 से 24 वाले में। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो जब हम ये कह रहे हैं कि 20 से 24 वाले में है, तो हमको माध्य निकालना है ना, मध्यमान निकालना है। तो इसका मध्यमान कितना होगा? यदि दो संख्याएं आपके पास हैं और वो दोनों संख्याएं 20 और 24 हैं, तो माध्य कितना होगा? आप ही बताइए। हमको माध्य मानना है ना, हमको मानना है कि माध्य कितना होगा। तो उस वाले क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्य निकल आएगा, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं उस क्लास इंटरवल में। और माध्य जो होता है मध्य बिंदु को बताता है। हेलो। कहाँ कंफ्यूजन है? इस तरह आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो और किसी का कोई क्वेरी, बात समझ में आ गई? सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे स्टार्टिंग में एज्यूम मीन लिया था हमने 20 to 24, तो ठीक। लास्ट में भी जैसे 22 लिया तो वहीं पे लेंगे, उसी इंटरवल में लेंगे ना, अलग तो नहीं ले सकते। लास्ट में मतलब कब?
वो मान नहीं लिया था, वो सिर्फ एक वर्गांतराल माना था अपन, उसमें से माध्य निकालना था। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, ये तो अभी आपने माना है ना, इसीलिए तो हम इसको कल्पित माध्य कह रहे हैं। ये तो अभी आपने माना है, अब कोई जरूरी थोड़ी कि इसी में आएगा। जो आप माने हैं, हैं? हेलो, ठीक है आगे करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस क्लास इंटरवल में आप कल्पित माध्य मान रहे हैं उसी में आपका मीन आएगा। ये तो आपने माना है। आप यदि इसमें मानेंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि आपके मानने से मध्यमान यहां आ जाएगा। मध्यमान तो भाई कैलकुलेशन है ना, वो तो कैलकुलेशन पे आएगा जो वैल्यू होगी। तो ये आपने आर्बिट्रेटली आपने अपने मन से माना है कि हमारा इसमें आएगा, आपको पता नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको यह पता नहीं है कि मध्यमान कितना है, तो आपने मान लिया। तो मानने को आपका मन है, कहीं पे भी मान लिया। माना धन 100 है, 100 होता थोड़ी ना है, लेकिन माना धन 100 हो जाता है, तो आपने मान लिया। तो अब मानने से इसका ये मतलब नहीं है भाई, कोई कहेगा कि हम 40 44 मानेंगे तो उसका क्या 42 मीन आ जाएगा, और कोई कहेगा कि नहीं हम 5 से 9 मानते तो उसका मीन 7 आ जाएगा। ये किसी व्यक्ति के मानने से नहीं है ना, ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन के आधार पे मान कितना आ रहा है। तो हमने यहाँ पे माना था, तो हमने एज्यूम्ड मीन 22 माना। अब 22 मान करके आपने कैलकुलेशन किया। जैसे कैलकुलेशन आप करेंगे, मान रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी आपको एक्चुअल मीन पता चल जाएगा कि मीन के मान कितना है। 22 तो आपने माना था, लेकिन जो माना था उससे 4 बढ़ करके यहां पर मीन आया हुआ है। ठीक है, हेलो, ठीक है। फिर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने आपसे बात करनी थी, थोड़ा ये भी समझ लेने की बात है कि पहली बात यह है कि ईच स्कोर ऑफ सीरीज अफेक्ट्स मीन। किसी भी श्रृंखला का प्रत्येक जो मान है वह मीन को प्रभावित करता है। सपोज कीजिए कि यदि दो, मान लीजिए यदि आपके पास 4 मान हैं, 10, 10 और 10 और 10, ठीक है, तो इसका मान 10 आएगा। अब यदि आपने किसी एक मान में कुछ भी फेरबदल कर दिया, यहां 8 कर दिया या 9 कर दिया या 12 कर दिया, 14 कर दिया, तो मीन आपका प्रभावित हो जाएगा। ये एक मीन की खास विशेषता है। दूसरी बात, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ स्कोर्स एक्सट्रीमली अफेक्ट्स। यदि इस 10 में से एक वैल्यू आपने 1 लाख ले लिया, ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा वो एक्सट्रीम वैल्यू इसके मान को बहुत बुरी तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगा। नेक्स्ट है मीन इज अनबायस्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन जो है, मध्यमान है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का पूर्वाग्रह से मुक्त सांख्यिकी प्रस्तुत करता है। इसमें किसी प्रकार की बायसनेस नहीं चलता। नेक्स्ट है, यदि आपने किसी भी दिए गए श्रृंखला में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ दिया, कोई एक निश्चित संख्या घटा दिया, कोई एक निश्चित संख्या से उसमें आपने गुणा कर दिया, या किसी एक निश्चित संख्या से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यदि सारे श्रृंखला के सारे प्राप्तांकों को, तो आपका मीन भी उसी के हिसाब से घट अथवा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया कि ये अगर 4 सीरीज थी और इस 4 सीरीज में से आपने कहा कि हम सारे में 2-2 जोड़ देते हैं। आपने ये कहा कि इन 10 प्राप्तांकों में से हम सारे में 2-2 जोड़ देते हैं, तो 2-2 जोड़ने के बाद सारे प्राप्तांक क्या हो गए, 12 12 12 12।
तो उसी हिसाब से 2 2 जोड़ दिए तो वैल्यू भी आपकी मीन की वैल्यू 12 आ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। यदि आपने उसमें से 2 2 घटा दिया, 8 8 8 8 कर दिया, तो उसी हिसाब से आपका मीन भी घट जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी दिए गए श्रृंखला में यदि प्रत्येक प्राप्तांक में किसी एक निश्चित संख्या से, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग करेंगे, यदि किसी एक निश्चित संख्या से आप जोड़ें, किसी निश्चित संख्या को घटाएं, किसी निश्चित संख्या से भाग दें, किसी निश्चित संख्या से गुणा करें, तो जो वैल्यू उसी के हिसाब से मीन की घट अथवा बढ़ जाती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीन इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज। जो मीन है वह किसी भी बिंदु की या किसी भी दिए गए श्रृंखला की एक संतुलन बिंदु होता है। सपोज कीजिए कि आपने कुछ प्राप्तांक लिए, मान लीजिए आपने यक्स का प्राप्तांक लिया, यक्स आपके प्राप्तांक थे, मान लीजिए 12 था, ठीक है, मान लीजिए 6 था, मान लीजिए कि 5 था, है ना, मान लीजिए कि 4 था, मान लीजिए कि 3 था। सपोज ये कि ये इतने प्राप्तांक थे और आपने इन सबको जोड़ा तो जो भी आपकी वैल्यू आई मान लीजिए 30, ठीक। अब आपने इसका क्या किया, संतुलन बिंदु कैसे है कि इसका मीन आया 30 और जब मीन निकालेंगे तो 30 भागे 1 2 3 4 5, 30 भागे 5 बराबर 6, ये वैल्यू आपकी आ गई 6। अब 6 को सब में से घटा दीजिए, मान लीजिए एक दूसरा सीरीज आप बनाते हैं, ये जो मध्यमान आया इस मध्यमान को आपने सब में से घटा दिया, तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया -1, 6 में से 4 गया -2 और 4 में से 6 गया -2 और 3 में से 6 गया -3। अब यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यह -6 और +6 बराबर 0, मतलब यह मध्य बिंदु है। 6 जो संख्या है इसका जो मीन 6 आया, मीन इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज। इस दिए गए सीरीज का यह 6 जो है वो बैलेंस पॉइंट है, -6 यहाँ और +6 यहाँ, तो यह बैलेंस को शो करता है। उसी तरह से द सम ऑफ डेविएशंस पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, है ना, जो अभी आपने इसमें देखा कि जो सम ऑफ डेविएशंस है, ये जो डेविएशन आपने क्या किया, निकाला, डेविएशन निकाला मीन से, तो उसका जो सम आप निकालेंगे वो हमेशा 0 आएगा। इसी बात को, जो न्यूमेरिकल पॉइंट को आप कह रहे हैं, हमेशा उसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस पॉइंट 0 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम एनी अदर स्कोर्स, है ना। अब अगर यदि आप इसका वर्ग कर दीजिए, ये आपने क्या किया, डेविएशन निकाल लिया, मीन से डेविएशन निकाल लिया, और डेविएशन मीन से डेविएशन मान लीजिए आप x डैश स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका आप वर्ग करेंगे तो 6 × 6 = 36, 0 का स्कोर 0, -1 × -1 = 1, -2 × -2 = 4, -3 × -3 = 9। अब ये जो सम आएगा, ये सम कितना आएगा कि 36 और 4 40 और 10 50, 50 आया। अगर आपने मीन से जो डेविएशन निकाला और उसका जो वर्ग किया, उसका जो जोड़ आया वो 50 आया। अब यदि किसी और संख्या से यदि आप इसका डेविएशन निकालेंगे, मान लीजिए कि आपने कहा कि हम 6 से न निकाल करके हम निकालते हैं 7 से, ठीक है, या 5 से निकालते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हम 5 से निकालते हैं, तो 5 से निकालेंगे तो 5 में से 12 में से 5 गया 7, है ना, 12 में से 5 गया 7 और 7 का वर्ग 49, ठीक है, 7 का वर्ग 49। उसी तरह से 6 में से 5 गया 1, 1 का वर्ग 1, और आपने 5 में से 5 गया 0, 0 का वर्ग 0, फिर आपने 5 में से 4 गया -1, -1 का वर्ग -1 +1, ठीक है, फिर उसी में से 3 में से 5 में से 3 गया -2, तो -2 का वर्ग 4। अब इसका यदि आप सम निकालेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 49 1 50, 51 और 5 55। इसका जो सम आपने देखा वो सम जो है वो 55 है। अर्थात मीन से निकाले गए डेविएशन के वर्ग
के डेविएशंस के वर्गों का योग किसी अन्य संख्या से निकाले गए डेविएशन के वर्ग से हमेशा कम होगा। सबसे कम जो वैल्यू आएगी वो मीन से ही आएगी। दूसरे किसी संख्या से यदि आप निकालेंगे तो उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। ये बात इसका कहने का है। और नेक्स्ट है, इफ द स्कोर्स ऑफ सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय मीन, यदि किसी श्रृंखला के प्रत्येक प्राप्तांकों को आपने मीन से ही रिप्लेस कर दिया, आपने इस श्रृंखला के प्राप्तांक को मीन इसका 6 था, 6 से रिप्लेस कर दिया, 12 को भी 6 से रिप्लेस कर दिया, 6 को 6 रिप्लेस कर दिया, 5 को 6 रिप्लेस कर दिया, 4 को 6 रिप्लेस कर दिया, 3 को 6 रिप्लेस कर दिया, तो उस स्थिति में जो नई सीरीज बनती है उसका भी सम नई सीरीज के ही उसी के बराबर ही होती है ना। उसको भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 30 ही आएगा। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ कंसिडरेशंस हैं, हमको कब निकालने चाहिए मीन। तो पहली बात तो ये है कि वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा शो डिफर्स मीन वैल्यू, यदि बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी तो अलग अलग मीन दिखाएगा। सिमेट्रिक डाटा जहां पर हो डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पे आपको मीन को कैलकुलेट करना चाहिए और वो सेंटर में लोकेटेड होता है। और यदि स्क्यूड कंडीशन होगा, किसी एक तरफ यदि डिस्ट्रीब्यूशन बिखरा होगा या एक तरफ टंगा हुआ होगा, तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होंगे वो उसके किसी एक टेल पर, किसी एक पूंछ पर उसके वितरित होंगे। देयरफॉर सो मीन कैन बी यूज्ड फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपका वितरण सममित प्रकार का है तो आपको मीन को प्रयोग करना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेजेज हैं। द मीन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डाटा। यदि आपका डाटा जो है वो कैटेगोरिकल है तो वहां पे भी आप मीन निकाल सकते हैं। यदि आपका डाटा कंटिन्यूअस है तो दोनों स्थितियों में आप यहाँ पर, यदि आपके डाटा कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, अर्थात दशमलव में है या दशमलव में नहीं है, तो दोनों स्थितियों में आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन जो होता है वो आपको सबसे विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को देता है। यह आपको उच्च सांख्यिकीय वैल्यूज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इससे आप अगर सिमेट्रिकल डाटा हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर डाटा सेट है, तो इस स्थिति में आप मीन को यूज करना चाहिए। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो कैटेगोरिकल डाटा है उसके लिए मीन का वह प्रयोग नहीं कर सकते। जो नामित स्तर पे यदि आपने नॉमिनल लेवल पे अगर मेजरमेंट किया है तो वहां पर मीन का वैल्यू नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं आएगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अफेक्ट बैडली, यदि बहुत ज़्यादा बहुत कम संख्या होंगी तो वहां पर मीन बहुत हाई या कम होगा तो वो बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है सीरीज के मीन को। और केवल देख करके आप मीन नहीं निकाल सकते, आपको कुछ न कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सम कैलकुलेशंस यू हैव टू डन एंड मीन इंक्लूड्स एवरी वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मीन निकालेंगे तो उसमें प्रत्येक मान का महत्व है। कोई एक छूट गया, कुछ एक जोड़ दिए, कोई एक बदलाव कर दिए तो तुरंत आपका मीन बदल जाएगा, है ना। तो स्क्यूड आउटलेयर भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में उसको इन्फ्लुएंस डालते हैं। एंड द पॉपुलेशन मीन बाई ग्रीक सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो सैंपल का जो मीन होता है उसको हम एक्स बार से या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो हम लोग 5 मिनट में ले सकते हैं, बताइए। बोलिए। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ, बताइए। सर जब हम क्लास इंटरवल लेते हैं तो मोस्टली आप जो बता रहे हैं हमेशा हम हायर से लोअर पे जा रहे हैं। पहले जो क्लास इंटरवल लेते हैं वो ज्यादा वाला लेते हैं और नीचे आते आते उसको कम करते जाते हैं। तो सर ये कंपलसरी है क्या कि हायर से ही लेना स्टार्ट करना है? बिकॉज जो स्टैटिक्स मतलब पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें डाटा हम लोग हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर कि वो स्मॉल से अगर हम बड़े की तरफ जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा क्या? बात गलत और सही की नहीं है। बात क्या है, हमने क्या कहा, जैसे यदि आपने डाटा सेट को उलट दिया, जैसे अभी हम कह रहे हैं नीचे जी, से जी। ऊपर की तरफ, हमने कहा कि एजुकेशन में हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम विकास की तरफ देखते हैं, कम से ज्यादा की तरफ हमेशा हमारे जो इतने भी वेरिएबल्स हैं उनका विकास होता है। इसलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपके
लोअर टू अपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आपको लगता हो, यदि हमने कहा कि यदि आपका टेबल यदि उलट जाएगा तो उसी हिसाब से आपका डेविएशन फ्रॉम मीन भी बदल जाएगा। जब आपने यदि ऊपर से ऊपर कम हो, नीचे की तरफ ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से आपके एज्यूम्ड मीन के हिसाब से आपके जो डेविएशंस होंगे वो डेविएशंस भी बदल जाएंगे। हमेशा आपको ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव नहीं लेना। इसीलिए हमने आपको क्या बताया ट्रिक, कि जब आपको डेविएशन निकालने हो तो डेविएशन निकालने के लिए आप हमेशा जिधर की तरफ क्लास इंटरवल की संख्याएं बढ़ रही हो, और वो ऊपर की तरफ भी बढ़ सकती है, नीचे की तरफ बढ़ सकती हैं, तो जिधर की तरफ बढ़ रहे हैं उधर की तरफ पॉजिटिव साइन के साथ डेविएशन लिखिए, और जिधर की तरफ क्लास इंटरवल की संख्याएं घट रही हो, वो हो सकता है ऊपर की तरफ भी घटती हो सकती है, नीचे की तरफ घट भी हो सकती है। तो घटती वाले की क्रम में आपको नेगेटिव साइन के साथ डेविएशंस को लिखिए। बात गलत और सही की नहीं है, वो डाटा के रिप्रेजेंटेशन के हैं। आपके क्लास इंटरवल किस वे में दिए गए हैं उसके ऊपर भी कैलकुलेशन आपका डिपेंड करता है। ठीक है नीता? फाइनली मीन तो सेम रहेगा ना मीन जो हम सर? लेते हैं फाइनली सर ये बोल रहे थे कि जो कैलकुलेशन एज्यूम मीन हम लेते हैं तो एज्यूम मीन के लिए ऐसा है, मतलब पढ़ा था कि हाँ जी सर। बोलिए। सर ये बोल रही हूँ कि जो एज्यूम मीन हम लेते हैं तो एज्यूम मीन में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास इवन वैल्यूज हैं सारी, जो नंबर्स हैं अगर वो इवन होता है तो इवन में हम दो मिडिल पॉइंट्स आते हैं वहां पे, तो जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट होता है उसको एज्यूम मीन लेते हैं। और अगर ऑड नंबर होते हैं तो ऑड नंबर में तो मिडिल पॉइंट हमारा निकल ही आता है, तो उस मिडिल पॉइंट को हम एज्यूम मीन लेके और फिर डेटा को सॉल्व करते हैं। आप किसी भी क्लास इंटरवल को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। हमने क्या कहा, आप अभी करके देखिएगा। हम अभी आपको टेबल शेयर करेंगे, आप सब लोग अलग अलग क्लास इंटरवल को, उसमें किसी भी क्लास इंटरवल में जहां आपकी मर्जी हो वहां पे आप एज्यूम्ड मीन मान करके अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा। और कल फिर हम आपसे इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या आप लोगों की वैल्यू अलग अलग आई क्या। जहां तक मानने की बात है, जहां तक आपके एज्यूम करने की बात है, तो यू आर फ्री, आप मुक्त हैं। आप किसी भी वर्ग अंतराल में अपने कल्पित माध्य को मान सकते हैं। इट इज अप टू यू, आप जैसा चाहें वैसा मान लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से आपको करने होंगे, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज भी उसी के हिसाब से बदलेंगी। ठीक है? ओके सर। अब जया का पूछना है कि एसडी क्यों निकालते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, हम लोग एसडी पे भी आएंगे। बिल्कुल क्यों निकालते हैं इसका भी जवाब मिलेगा वहां पर, कि हम क्यों मानक विचलन निकालते हैं। जब एक बार सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आएंगी। जब मीन मीडियन मोड तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एसडी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है?